जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप इंडियन नेवी का तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए है। देखो, कल यानी 13 तारीख से इंडियन नेवी का ऑनलाइन चालू हो गया है और ऑनलाइन का लास्ट डेट 27 तारीख तक रहने वाला है। तो कुछ लोग तो कल ही अपना इंडियन नेवी एमआर में या इंडियन नेवी एसएसआर में ऑनलाइन करा लिए हैं, और जितने लोग ऑनलाइन नहीं कराए हैं तो वो लोग जाकर अपना ऑनलाइन करा लें, ठीक है ना। कुछ साथी लोग बार बार कमेंट करके ये बात पूछ रहे हैं कि ऑनलाइन करने जब जाएंगे तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। तो भाई ऑनलाइन में तो ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं लगता है, वही आपका हाई स्कूल का मार्कशीट। अगर आप इंडियन नेवी एसएसआर में ऑनलाइन कराओगे तो आपका 12 का मार्कशीट रहेगा। उसके बाद से आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, और आप हो सके तो अपना निवास प्रमाण पत्र भी ले लेना, जात प्रमाण पत्र भी ले लेना। इसके अलावा अगर एनसीसी का सर्टिफिकेट होगा तो एनसीसी का सर्टिफिकेट ले लेना। इसके अलावा हमें नहीं लगता है कि दूसरा कोई डॉक्यूमेंट लगेगा, क्योंकि कोई भी भर्ती आती है तो ऑनलाइन कराते टाइम ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं लगता है, ठीक है ना। सबसे जरूरी कब पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट होता है, जब पेपर निकल जाता है, पेपर देने जाते हो तभी भी ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं लगता है। उधर तो एडमिट कार्ड से काम चल जाता है, ठीक है ना। जब दौड़ हो जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उस टाइम ज़्यादा डॉक्यूमेंट का जरूरत पड़ता है। तो डॉक्यूमेंट को लेकर आप लोग परेशान ना रहो, ठीक है ना। आज के इस क्लास में टोटल 25 प्रश्न लिए गए हैं, ठीक है ना। टोटल 25 प्रश्न है। सबसे ज़्यादा इसमें जीके के प्रश्न रहने वाले हैं और कुछ जीएस के भी प्रश्न रहने वाले हैं। और जो आपका इंडियन नेवी एमआर है ना, इंडियन नेवी एमआर में टोटल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। इन 50 प्रश्नों में से 25 प्रश्न आपका जीके के रहेंगे, और आपका 13 प्रश्न मैथ के रहेंगे, और 12 प्रश्न साइंस मतलब सामान्य विज्ञान के रहेंगे। तो ये जो 13 प्रश्न मैथ के रहेंगे ना, कुछ लोग बोल रहे थे कि मैथ का क्लास नहीं चलेगा क्या, तो कल से आप लोगों का मैथ का क्लास चलना चालू हो जाएगा, ठीक है ना। और मैं जो आप लोगों का क्लास पूरा आप लोगों का एक प्रैक्टिस सेट चलेगा, पूरा 50 प्रश्न का प्रैक्टिस सेट चलेगा, ठीक है ना। मैं आप लोगों का जितना भी जीके जीएस का प्रश्न कराऊंगा, संडे के दिन रिवीजन कराऊंगा। संडे के दिन हम लोग लाइव आएंगे, सुबह में 9 बजे सही रहेगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम उसमें लग जाता है लाइव वही आने में, ठीक है ना। तो आप लोग हमेशा तैयार रहना। बाकी अगर आपके मन में कोई डाउट होगा तो बता देना, मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा। अभी हम लोगों को सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करना है। कुछ लोग हमारे जैसे कोर्स के बारे में पूछ रहे हैं कि इस पे मतलब इसका आप कब तक मतलब प्रश्न ला रहे हो, तो मेरे भाई वैसे ला दूंगा, जल्दबाजी में तो ज़्यादा सही नहीं रहेगा। इसके लिए मैं क्या किया हूँ, जैसे ज्वाइन इंडियन नेवी के ऑफिशियल वेबसाइट से पूरा का पूरा मैं सिलेबस डाउनलोड किया हूँ, ठीक है ना। सिलेबस डाउनलोड करके मैं देखा हूँ कि मतलब कितना चैप्टर है, और एक चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बने हैं बेसिक वाला, जो मतलब नेवी एमआर के पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो वो पूरा का पूरा मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। उसके वजह से दूसरे चैप्टर में जितने मतलब दूसरा चैप्टर में जितना इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहे हैं 40 से 50 प्रश्न, तो वो भी मैं पूरा लिख रहा हूँ। इसी तरह से जो साइड पर मतलब जो सिलेबस दिया है, जितने भी चैप्टर है ना, पूरे चैप्टर का प्रश्न मैं लिख रहा हूँ। जीके का तो पूरा कंप्लीट हो चुका है, आज हो सकता है जीएस का भी कुछ कंप्लीट हो जाएगा, तो बहुत जल्द मेरे एप्लीकेशन में इसका पूरा कोर्स आ जाएगा, ठीक है ना। और बहुत मतलब ऐसा है कि आप लोग का उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। मॉक टेस्ट भी आएगा, ठीक है ना, वो दोनों मैं आप लोग को बता दूंगा बहुत जल्द, 2-3 दिन के अंदर में हो सकता है। आपका सबसे पहला प्रश्न जो दिया है ना, 100% मैं लिख कर दे रहा हूँ। जिस तरह से आपका आर्मी का पेपर हुआ था, उसमें मैं आप लोगों से बार बार बोल रहा था कि 2011 की जनगणना से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा, तो पूछा गया था, हर शिफ्ट में पूछा गया था, ठीक है ना। उसी तरह से मैं आप लोगों से और बोल रहा था कि आईसीसी वर्ल्ड कप जो हुआ है उससे भी पूछा जाएगा, तो इससे भी प्रश्न पूछा गया था, ठीक है ना। उसके बाद से महात्मा गांधी से रिलेटेड मैं आप लोगों को अपने एप्लीकेशन में भी दिया था और बताया भी था कि महात्मा गांधी से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा, तो महात्मा गांधी से रिलेटेड भी प्रश्न पूछा गया था, ठीक है ना। सेम उसी तरह से इंडियन नेवी में मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ये जो प्रश्न लिखा गया ना, नौसेना के कैप्टन रैंक के समतुल्य वायुसेना में कौन सा पद होता है, एक प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है ना। ये अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूं कैसे याद करना है, बस याद कराने का जिम्मेदारी हमारा है, बस क्लास में बने रहना। विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन, कर्नल और लेफ्टिनेंट कर्नल, तो नौसेना में जो कैप्टन रैंक के अधिकारी होते हैं ना, तो वो मतलब वायुसेना में मतलब क्या होते हैं, वो ग्रुप कैप्टन हो जाते हैं। ध्यान से समझने का कोशिश करना। नौसेना में कैप्टन रैंक के जो रहेंगे वो वायुसेना में ग्रुप कैप्टन हो जाएंगे। बस ग्रुप आगे लग जा रहा है, समझो वायु हो जा रहा है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि नौसेना के कैप्टन मतलब वायुसेना में ग्रुप कैप्टन होते हैं, ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ पर मैं पूरा विस्तार से लिख दिया हूँ, तो इसको
उसको आप लोग देख लो। और वर्तमान में हमारे जो नौसेना के प्रमुख हैं वो दिनेश के त्रिपाठी बने हैं, तो वो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। इससे पहले आर हरि कुमार थे, तो उतना आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब अभी वर्तमान में बने हैं तो वहां से प्रश्न पूछेगा। यहाँ लिखा गया है एडमिरल, मतलब नौसेना में, मेरा पूरा बात समझने का कोशिश करना। आपका जो नौसेना है, वायुसेना है और थल सेना है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। नौसेना दिवस आपका 4 दिसंबर को मनाया जाता है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। अब देखो ये जो नौसेना है ना, नौसेना में जो एडमिरल रैंक के रहेंगे ना, नौसेना में जो एडमिरल रैंक के रहेंगे वो वायुसेना में एयर चीफ मार्शल कहे जाएंगे, और वही थल सेना में आपके जनरल कहे जाएंगे, ठीक है ना। तो इतना आप लोगों को पता होना चाहिए, इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर नौसेना में जो वाइस एडमिरल रहेंगे ना, वो वायुसेना में एयर मार्शल रहेंगे, और यही जो वायुसेना में एयर मार्शल रहेंगे वो थल सेना में लेफ्टिनेंट जनरल रहेंगे, ठीक है ना। ये आप लोग अपने कॉपी में लिखो, अभी फटाक से लिख लो, ठीक है ना। आप जो कुछ भी कर रहे हो, अगर कॉपी में नहीं लिख पा रहे हो तो स्क्रीनशॉट इसका ले लो, क्योंकि ये मैं बार बार रिवीजन कराऊंगा, इतना रिवीजन कराऊंगा, इतना रिवीजन कराऊंगा कि आपको याद करा के दम लूंगा। नौसेना में जो रियर एडमिरल रहेंगे वो वायुसेना में एयर वाइस मार्शल हो जाएंगे, और थल सेना में मेजर जनरल हो जाएंगे। नौसेना में जो कोमोडोर रहेंगे वो वायुसेना में एयर कोमोडोर हो जाएंगे, उसके बाद से आपका ब्रिगेडियर थल सेना में हो जाएंगे। जो नौसेना में कैप्टन रहेंगे वो वायुसेना में ग्रुप कैप्टन हो जाएंगे, और थल सेना में कर्नल हो जाएंगे। ये एकदम आसान है, ठीक है ना। जो कैप्टन वाला रैंक है, देखो नौसेना में कैप्टन रहेंगे, वो वायुसेना में बस ग्रुप लग जाएगा, ग्रुप कैप्टन हो जाएगा। और वही अगर थल सेना बोलेगा तो कैप्टन के जगह पर थल सेना में कर्नल हो जाएगा। तो ये एकदम आसान है। कैप्टन वाला तो अभी आप लोग याद कर लो, नौसेना में कैप्टन, वायुसेना में ग्रुप कैप्टन, और आपका थल सेना में कर्नल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये अभी आप लोग रट लो। यहाँ पर आपका एक कमांडर है, तो ये भी आप लोग एकदम आसानी से आप लोग याद कर लो। एक कमांडर वाला भी देखो, नौसेना में जो कमांडर रहेगा ना वो वायुसेना में विंग कमांडर हो जाएगा, बस विंग तो लगाना है। नौसेना में जो कमांडर रहेगा वो वायुसेना में विंग कमांडर हो जाएगा। प्रश्न पूछ देगा कि नौसेना में कमांडर रैंक के अधिकारी वायुसेना में क्या होते हैं, तो भाई विंग लगा देना है, विंग कमांडर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप लोग अपने दिमाग में बैठा लो, विंग कमांडर हो जाएगा। और जो इन्हीं को मतलब थल सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल बोलेंगे, कमांडर को थल सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल बोलेंगे। तो इतना आप लोग अपने कॉपी में लिख लो, और ये मैं कई बार रिवीजन कराऊंगा, कई बार आप लोगों के सामने आएगा, संडे के दिन भी रिवीजन कराऊंगा। बस आप लोग इस चैनल से जुड़े रहना, 100% जितना भी पढ़ाऊंगा वो पूरा मैं आप लोग को याद करा दूंगा। मेरा मकसद ये नहीं है कि बहुत ज्यादा पढ़ा दूं, बहुत ज्यादा पढ़ा दूं और वो लोग आप लोग को याद ना होके, और मतलब ज्यादा पढ़ोगे तो फिर कंफ्यूजन पड़े रहोगे। मेरा मकसद बस एक ही है कि जितना भी पढ़ाऊं उतना आप लोग को याद हो जाए, ठीक है ना। प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ के रचयिता कौन है, तो प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ के रचयिता कौन है आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। ये लग रहा है कि दिक्कत कर रहा है मेरा जो माइक है। प्रसिद्ध नहीं, सही है, ठीक है ना। प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ के रचयिता कौन है, आर.के. नारायण, बंकिम चंद्र चटर्जी, मैथिली शरण गुप्त और वाल्मीकि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका आपका जो राइट आंसर है ना, प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, ठीक है ना। प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ के लेखक कौन है, तो प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ के लेखक आपके बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि यांग या दर्रा किस राज्य में स्थित है। अब यहाँ पर दर्रा बोला गया है ना, तो दर्रा से रिलेटेड आपके पेपर में प्रश्न देखने को मिलेंगे, दर्रा से रिलेटेड, ठीक है ना। और पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट दर्रा मैं लिख चुका हूँ, पीडीएफ भी बन चुका है, फिल्टर होने के लिए रौनक के पास गया है, ठीक है ना। यांग दर्रा किस राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और सिक्किम है। तो ये जो यांग या दर्रा है ना, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। पूछ देगा, क्या पूछ देगा कि अरुणाचल प्रदेश का राजधानी कहाँ पर है, तो अरुणाचल प्रदेश का राजधानी आपका ईटानगर है, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश का राजधानी आपका ईटानगर है, आप सभी लोगों को क्लियर पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है,
कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। 22 मार्च, 23 मार्च, 30 मार्च और 24 मार्च। तो जो आपका विश्व जल दिवस है ना, मैं आप लोगों को कई बार बताया हूं कि विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। और ये जो 23 मार्च दिया है ना, 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव मतलब फांसी पर इस दिन चढ़े थे। और 30 जनवरी को भी मतलब शहीद दिवस मनाया जाता है। उस दिन 30 जनवरी को नथुराम गोडसे मतलब महात्मा गांधी को गोली मारे थे, ठीक है ना। देखो ये माइक का जो आवाज़ वाला कुछ प्रॉब्लम आप लोग बता रहे हो, तो मैं दूसरा माइक ऑर्डर कर दिया हूँ, बहुत जल्द आ जाएगा। वर्तमान में यूएनओ के अध्यक्ष कौन है, इस संडे को 9 बजे आप सभी लोग लाइव में जरूर जुड़ना, ठीक है ना। क्योंकि मतलब अगला वाला तो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, बहुत ज़्यादा चटक उटक आया था मैं देखा, लेकिन इस संडे को आप लोग जरूर जुड़ना। वर्तमान में यूएनओ के अध्यक्ष कौन है, एंटोनिया गुटेरस, डेनिस फ्रांसिस, त्रिगवेली और नॉन ऑफ दीज है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्तमान में यूएनओ के अध्यक्ष जो है ना वो डेनिस फ्रांसिसिस हैं। वर्तमान में यूएनओ के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिसिस हैं। अब यूएनओ के बारे में मैं आप लोगों को कितना बार बता चुका हूँ। ये जो यूएनओ है ना, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो यूएनओ का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में है। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है, यूएनओ का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में है, ठीक है ना। कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, यूएनओ का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में है। यूएनओ में वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं, तो यूएनओ में वर्तमान में कुल कितने सदस्य देश हैं, 193 सदस्य देश हैं, ठीक है ना। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। ये भी पूछ सकता है कि यूएनओ का स्थापना कब हुआ, तो यूएनओ का स्थापना कब हुआ आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। यूएनओ का स्थापना 24 अक्टूबर है। यूएनओ का स्थापना आपका 24 अक्टूबर 1945 को हुआ, ठीक है ना। यूएनओ का स्थापना कब हुआ, तो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ। फटाक से इसको अपने कॉपी में लिख लो यूएनओ के बारे में। यूएनओ से अगर कुछ प्रश्न पूछा जाएगा तो यही पूछा जा सकता है। यूएनओ के वर्तमान में अध्यक्ष जो है डेनिस फ्रांसिसिस हैं। यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यूएनओ में कुल कितने सदस्य देश हैं, तो ये आपका 193 हैं। यूएनओ का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल और नॉन ऑफ दीज है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, इसका राइट आंसर आपका हॉकी हो जाएगा, ठीक है ना। हॉकी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछ देगा कि हॉकी में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं, तो हॉकी में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। हॉकी में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं, तो हॉकी में कुल 11 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है ना। और अपने भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय खेल आपका हॉकी है। पूछ देगा क्रिकेट में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं, तो क्रिकेट में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं, आपके क्रिकेट में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं, इसमें भी आपके टोटल 11 खिलाड़ी होते हैं। अगर आपका फुटबॉल पूछ देगा तो फुटबॉल में भी टोटल 11 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है ना। ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान के माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसके लिए समर्पित है, जैन तीर्थकर, हिंदू देवताओं, सोलंकी और बौद्ध भिक्षु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान के माउंट आबू का, देखो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि यहाँ पर माउंट आबू जो बताया जा रहा है ना, ये माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो वो राजस्थान में स्थित है। यहाँ से 2 प्रश्न बन जाएंगे। माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर है, तो वो राजस्थान में स्थित है। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि राजस्थान के माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर, राजस्थान के माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसके लिए समर्पित है, तो इसका राइट आंसर जैन तीर्थकर हो जाएगा, ठीक है ना। जैन तीर्थकर इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा को भंग करने की शक्ति है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे प्रश्न संविधान से मैं कम से कम 80 शायद 70 से 80 प्रश्न इकट्ठा किया हूँ, और वो पूरा का पूरा आप लोग को मेरे एप्लीकेशन में मिलेगा। मेरा एप्लीकेशन नीलेश डिफेंस कैरियर के नाम से है, अभी नहीं डाला गया है, ठीक है ना, 2-3 दिन में डाला जाएगा। तो आप लोग अभी से प्ले स्टोर से नीलेश डिफेंस कैरियर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, अगर आप डिफेंस लाइन से जुड़े हुए हो तो। इसका राइट आंसर आपका राष्ट्रपति हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा को भंग करने की शक्ति है, तो राष्ट्रपति इज राइट आंसर, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि वाइस सून के विंग कमांडर थल सेना के किस पद के समान होते हैं। देखो फिर आ गया ना वो वाला प्रश्न, मैं बार बार वो वाला प्रश्न डालूंगा क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर का प्रश्न देखा हूँ, बार बार ऐसा प्रश्न पूछा गया था, तो इसलिए आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। वाइस सून के विंग कमांडर थल सेना के किस पद के समान होते हैं, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल और ब्रिगेडियर। तो इसका राइट आंसर आपका लेफ्टिनेंट कर्नल हो जाएगा, ठीक है ना। मैं आप लोगों को क्या बताया हूँ, विंग कमांडर बताया हूँ ना, मतलब जैसे नौसेना में मैं आप लोगों को कमांडर बताया हूँ, नौसेना में जो कमांडर रहेंगे वो वायुसेना में विंग कमांडर हो जाएंगे, वही वाला प्रश्न तो है। फिर बोला जा रहा है कि विंग कमांडर थल सेना में किस पद के समान होते हैं, तो मैं आप लोगों को बताया हूँ कि लेफ्टिनेंट होते हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल होते हैं, तो ये आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसको आप लोग दिमाग में बैठा लो, एक प्रश्न एकदम आप लोग एकदम रेडी कर लो, ठीक है ना, क्योंकि मतलब जहां से प्रश्न बनेंगे उसको तो एकदम कर ही लेना है। एसिड, टार्टरिक एसिड, मैलिक एसिड और सिट्रिक एसिड, तो चाहे नींबू पूछे चाहे खट्टा पूछे, ठीक है ना, नींबू पूछे चाहे खट्टा चीज कोई भी पूछेगा तो सिट्रिक एसिड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आईएसआई का पूरा नाम क्या है। आईएसआई का पूरा नाम इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, इंटरनेशनल सर्विसेज इंटेलिजेंस, दोनों और नॉन ऑफ दीज है, तो इसका राइट आंसर इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस हो जाएगा। आईएसआई का पूरा नाम इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस हो जाएगा, ठीक है ना। मेरा जो नीलेश डिफेंस करियर एप्लीकेशन है ना, अब शायद बहुत पहले से बहुत अच्छा तरीके से चलेगा, उसमें ऑनलाइन क्लास करने के लिए भी बोला हूँ, तो वो बोले हैं आज मतलब शायद कुछ ना कुछ वो लोग एप्लीकेशन में करेंगे, ठीक है ना। मैं तो एप्लीकेशन को छोड़ने के लिए बोला था, मैं बोल रहा था कि अब हमको दूसरे जगह एप्लीकेशन बनवाना है, आप लोग अच्छा से काम नहीं कर पा रहे हो, हमारे जितने भी चाहने वाले हैं, जितने लोग भी क्लास कर रहे हैं, बस उनको पीडीएफ मिला है, क्लास नहीं चल पा रहा है, अब मेरे पास सारा सिस्टम आ गया है, तो मैं लाइव क्लास भी कराऊंगा जितने लोग मेरा पीडीएफ लेंगे, क्योंकि उन लोगों को जैसे मतलब मेरे से पढ़ना अच्छा लगता है, तो मैं उन लोगों से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया था, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था, तो वो लोग बोले हैं कि ठीक है, मतलब आज का वो लोग टाइम मांगे हैं, तो देखते हैं आज वो लोग क्या करते हैं। मैं तो साफ छोड़ने वाला था, मैं बोला था 17-18 हज़ार जितने लोग भी हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड किए हैं ना, मैं बोला मैं फिर मेहनत करूंगा, फिर मैं बोल दूंगा कि भाई मतलब दूसरा एप्लीकेशन बनाऊंगा, उसमें सभी लोग को जोड़ने के लिए बोलूंगा। ऐसा कोई करता नहीं है, क्योंकि ये अंदर से बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि बहुत मेहनत करने पर मतलब आप लोग खुद जानते हो, गाँव का रहने वाला बंदा मतलब 17,000-18,000 लोग कहीं जुड़े हुए हैं, तो उसको फिर से मतलब सब समाप्त करना, फिर नया सिरे से मतलब उसको बनवाना, उसमें भी पैसा खर्च करना, मतलब कलेजा चाहिए। लेकिन भाई जब वो लोग सही से काम नहीं करेंगे तो फिर बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि अपने को तो मेहनत करने का आदत है, बहुत ज़मीनी स्तर से ऊपर उठे हुए हैं, ठीक है ना। तो वो लोग माने हुए हैं, अब देख रहे हैं आज वो लोग क्या कर रहे हैं। अगर सब कुछ फिट फाट हो जाएगा, ठीक ठाक हो जाएगा, तो कल से जो भी आप लोग का ये सारा चीज़ आप लोग का एप्लीकेशन में पड़ता रहेगा, जो भी क्लास चलेगा, ठीक है ना। और संडे के दिन फ्री में मेरे एप्लीकेशन में टेस्ट होगा, वो बात मैं उन लोगों से बोला हूँ, पहले भी मैं बोला था लेकिन नहीं हो पाया था, इस बार वो लोग बोले हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं जो भी होगा, आज वो लोग कॉन्फ्रेंस करेंगे, आपस में बातचीत होगा, जो भी होगा बता देंगे। आपका आईएसआई का पूरा नाम इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस है, ठीक है ना। यहाँ पर नोट करके लिखा गया कि आईएसआई का पूरा नाम इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस है। यह पाकिस्तान की सबसे बड़ी गुप्तचर संस्था है और इसका मुख्यालय इस्लामाबाद है। मैं आप लोगों को बताया हूँ ना, ये जो आईएसआई है, आईएसआई का फुल फॉर्म इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस है, और यह पाकिस्तान का सबसे बड़ी गुप्तचर संस्था है, ठीक है ना, आईएसआई। और आईएसआई का मुख्यालय इस्लामाबाद है, ठीक है ना। देखो मतलब स्पोर्ट्स से जैसे आपका ये फुल फॉर्म से जरूर प्रश्न देखने को मिले हैं। आपका नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था। बिंदुसार, अशोक, बिंबिसार और चंद्रगुप्त प्रथम है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का
आपका जो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था ना, का पुत्र आपका कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र आपका बिंदुसार था। ठीक है ना, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है कि कोचीन बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल, केरल, गुजरात और उड़ीसा। तो कोचीन बंदरगाह, ये बंदरगाह शब्द जो लिखा गया है ना, जितने भी बंदरगाह हैं जहाँ पर भी हैं वो पूरा का पूरा मैं अपने एप्लीकेशन में मतलब डाल दूंगा। ठीक है ना, वो टाइप हो गया है, लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोचीन नाम से ही आप लोग को पता चल जाना चाहिए, ये केरल में है। ठीक है ना, कोचीन बंदरगाह आपका केरल में है। भारत का सबसे अधिक साक्षरता दर किस राज्य में है? तो वो आपका केरल में ही है। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो वो आपका केरल ही है। ठीक है ना, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि एसएमएस का जनक किसे माना जाता है? अब एसएमएस का जनक किसे माना जाता है? मेटी मैकोनेन, मार्क जुकरबर्ग, नील मोहन और नॉन ऑफ दीज है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, शॉर्ट मैसेज सर्विस। शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस इसका फुल फॉर्म होता है। ये भी पूछा जा सकता है एसएमएस का पूरा नाम। ठीक है ना, इसका जनक किसे माना जाता है? तो मेटी मैकोनेन को एसएमएस का जनक माना जाता है। मेटी मैकोनेन को एसएमएस का जनक माना जाता है। पूछ देगा कि फेसबुक का जनक किसे माना जाता है? फेसबुक का जनक आपका कौन है? तो ये आपके मार्क जुकरबर्ग है। ठीक है ना, फेसबुक का। उसके बाद से सीईओ पूछेगा। ठीक है ना, पूछेगा कि यूट्यूब के सीईओ कौन है? तो वो नील मोहन है, ये भारत के रहने वाले हैं। ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। आप लोग यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हो, YOUTUBE, अगर मीनिंग वनिंग में कहीं गलती होगा ना तो देख लेना। यूट्यूब के जो सीईओ हैं नील मोहन हैं, ये आपके भारत के ही रहने वाले हैं, आपके और हमारे सबके। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ग्रह से रिलेटेड भी मैं पूरा प्रश्न इकट्ठा कर लिया हूँ, टेंशन ना लो। जितना भी चैप्टर है वो सारा प्रश्न आप लोग को मिल जाएगा। और मैं क्या बताऊँ, आप जहाँ से भी पढ़ाई करोगे ना, मैं जिस हिसाब से प्रश्न को इकट्ठा कर रहा हूँ तो मेरे भाई वो सारा प्रश्न आप लोगों को मेरे एप्लीकेशन में मिल जाएगा, कहीं से भी पढ़ाई करोगे। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र, बुध, मंगल और बृहस्पति। तो इसका राइट आंसर आपका शुक्र है। पूछ देता है कि भोर का तारा, क्या पूछ देता है? पूछ देता है कि भोर का तारा। ठीक है ना, भोर का तारा पूछ देता है। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए भोर का तारा। उसके बाद से आपका शाम का तारा पूछ देता है, शाम का तारा पूछ देता है। ठीक है ना, शाम का तारा पूछ देता है। फिर आपका पृथ्वी का जुड़वा बहन पूछ देता है। पृथ्वी का क्या पूछ देता है? पृथ्वी का जुड़वा बहन पूछ देता है। ठीक है ना, पृथ्वी का जुड़वा बहन पूछ देता है। तो ये पूरा का पूरा आपका शुक्र हो जाएगा, ये आप लोग को पता होना चाहिए। अब यहाँ पर मंगल दिया है, पूछ दिया कि लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जो मंगल दिया है ना, लाल ग्रह के नाम से मंगल को जाना जाता है। लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाल ग्रह के नाम से मंगल को जाना जाता है। अब यहाँ पर बृहस्पति दिया है ना, पूछ दिया कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है ना, आपका जो सबसे बड़ा ग्रह है वो कौन सा है? तो वो आपका बृहस्पति है। सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे अधिक गन्ना, देखो जीएस का प्रश्न नहीं मिल रहा है, सिर्फ जीके का ही मिल रहा है। सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तराखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? आप लोग देखे होंगे अपने उत्तर प्रदेश में क्या क्या चलता है। गन्ना के खेत में लोग घुस जाते हैं और पूरा बढ़िया से गन्ना वन्ना, मतलब जिसका खेत रहता है वो नहीं रहता है, पूरा एकदम बढ़िया से गन्ना वन्ना चुहते हैं सब। ठीक है ना, तो अपना उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। उधर मेरठ के साइड में बहुत ज़्यादा गन्ना होता है, बहुत ज़्यादा गन्ना होता है। ठीक है ना, मैं देखा हूँ। तो सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। आपका नेक्स्ट है कि भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ और नेपाल के साथ। अगर ये प्रश्न आपके नेवी के पेपर में नहीं पूछा जाएगा ना, तभी भी आप लोगों को पता होना चाहिए। प्रश्न को पहले समझने का कोशिश करना। सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? मतलब जैसे जो सबसे लंबी सीमा है ना, बॉर्डर है ना,
वो किस देश के साथ लगती है? तो इसका राइट आंसर आपका बांग्लादेश हो जाएगा, ठीक है ना, बांग्लादेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बांग्लादेश का राजधानी कहाँ पर है? तो बांग्लादेश का राजधानी आपका ढाका है, ठीक है ना। और यहाँ का मुद्रा क्या है? तो यहाँ का मुद्रा आपका टका है। बांग्लादेश का राजधानी ढाका है और यहाँ का मुद्रा टका है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि महाद्वीपों की संख्या कितनी है? 6, 8, 7 और 5 है। तो आपको आपका जो महाद्वीपों का संख्या है ना वो कितना है आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। फटाक से इसका राइट आंसर आप लोग बताओ कि पूरे महाद्वीपों का संख्या कितना है। इसका राइट आंसर आपका 7 हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग गिनती करते जाना कि आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है। बांग्लादेश का विभाजन कब हुआ? 1971, 1965, 1972, 1969 है। बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, ठीक है ना, कि आपका बांग्लादेश का विभाजन कब हुआ। आपका जो बांग्लादेश का विभाजन है ना वो आपका 1971 में हुआ। बांग्लादेश का विभाजन 1971 में हुआ। आपका नेक्स्ट प्रश्न है क्या निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित किया? मतलब बोला जा रहा है कि भारत के साथ सबसे पहले किसने व्यापार करना चालू किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली और नॉन ऑफ दीज है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर पुर्तगाली हो जाएगा, ठीक है ना। पुर्तगाली लोग ही सबसे पहले भारत में आए थे। वास्को डी गामा का नाम आप लोग सुने ही होंगे। वास्को डी गामा पुर्तगाली ही था, ठीक है ना, ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। आपका नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? बुलर झील, चिल्का झील, सांबर झील, नॉन ऑफ दीज है। यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए ये जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ना ये चिल्का झील है। और खुशी की बात यह है कि अगर आप नेवी का पेपर पास कर जाओगे तो आपको फिजिकल के लिए चिल्का बुलाया जाएगा जो उड़ीसा में है, ठीक है ना। उधर ही आपका फिजिकल होगा, वहीं पर आपका दूसरा वाला ऑफलाइन पेपर होगा। पहला वाला तो आपके शहर में ही पेपर हो जाएगा जो आपका नज़दीकी शहर होगा, लेकिन दूसरा वाला चिल्का में होगा, ठीक है ना। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? असम को, उत्तराखंड को, जम्मू कश्मीर को, अहमदाबाद को। एकदम आसान प्रश्न है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक है ना। अभी देखो लाइट इतना ज़्यादा मेरे आँख में लगता है कि कभी कभी जैसे लगता है कि मेरा आँख एकदम ख़राब हो जाएगा। और जब सोकर जगता हूँ सुबह में ना तो पूरा इधर से रेड हो जाता है, पूरा लाल हो जाता है, ठीक है ना। अगर मैं एक लाइट बता रहा हूँ तो आप लोग बताना, ठीक है ना, फीडबैक देना कि इस तरह से सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वैसे इस तरह से एकदम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम आराम मिल रहा है, ठीक है ना। तो बताना जरूर आप लोग। आपका है कि भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। मेरे भाई इस फीडबैक को आप लोग जरूर देना ताकि मेरा आँख भी बचा रहे और आप लोगों का क्लास भी पूरा बढ़िया से चलता रहे, तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट है कि रोवर्स कप का संबंध किससे है? फुटबॉल से, हॉकी से, क्रिकेट से और बास्केटबॉल से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका जो रोवर्स कप का संबंध है ना वो आपका फुटबॉल से है। रोवर्स कप का संबंध किससे है? तो रोवर्स कप का संबंध फुटबॉल से है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित सिद्धांतों पर रॉकेट कार्य करता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊर्जा संरक्षण, संवेग संरक्षण, बर्नौली सिद्धांत और आवोगाद्रो अवधारणा। एक बात मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ये जो प्रश्न मैं आप लोग के सामने लाता हूँ ना ऐसा नहीं है कि वैसे बस किसी तरह से कहीं मिल जाता है लेकर चला आता हूँ। इसके पीछे 3-4 घंटे अपना टाइम बिता देता हूँ, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद प्रश्न आता है, तो इसलिए आप लोग ईमानदारी पूर्वक से पढ़ाई करते रहो। निम्नलिखित सिद्धांतों पर रॉकेट है जो आपका रॉकेट होता है ना संवेग संरक्षण पर काम करता है। रॉकेट संवेग संरक्षण पर काम करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं और आपका आज का लास्ट प्रश्न है। आप लोग ये फीडबैक जरूर देना कि अभी आप लोगों का क्लास कैसा लग रहा है, क्योंकि मुझे बहुत आराम मिल रहा है, मेरे आंखों को बहुत आराम मिल रहा है, एकदम सुकून से मज़ा आ जा रहा है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पंजाब, सिंध, गुजरात और ओवर एक्टिंग कर रहा हूँ क्या? नहीं, ठीक है ना, अच्छा लग रहा है सही में। मोहनजोदड़ो कहाँ, कभी कभी कुछ ऐसा एक्टिविटी होता है ऑटोमेटिक हो जाता है। कहाँ स्थित है? पंजाब, सिंध, गुजरात और उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका जो मोहनजोदड़ो है ना वो आपका सिंध में स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। अभी आप लोगों का 25 प्रश्न समाप्त हो चुका है। आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताना, और ये जरूर बताना कि अभी मैं लाइट वाला जरूर आप लोग बताना इस तरह से आप लोग को अच्छा लग रहा है कि नहीं, ठीक है ना। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।